नमस्कार और आपका स्वागत है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के पहले एपिसोड में, जो आपको प्रॉपर्टी प्रोफेशनल बनने की दिशा में ले जाने वाला है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस रोमांचक सफर पर आपके साथ निकलने के लिए। आज के एपिसोड में हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बेसिक बातों पर गहराई से चर्चा करेंगी और आपकी सक्सेस की फाउंडेशन रखेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का अर्थ है किसी प्रॉपर्टी को खरीदना, उसकी ओनर बनना, उसका मैनेजमेंट करना, रेंट पर देना और फिर प्रॉफिट कमाने के लिए बेचना। ये आपकी वेल्थ बढ़ाने और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का एक तरीका है। अब आप सोच रही होंगी, मुझे रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके कई स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। 1. हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी। रियल एस्टेट रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीज और इक्विटी के निर्माण के थ्रू सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स कमाने की क्षमता रखता है। 2. टेंजिबल एसेट। स्टॉक्स या बॉन्ड्स के विपरीत रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट है जिसे आप देख सकती हैं, टच कर सकती हैं और यहाँ तक कि उसमें रह भी सकती हैं। ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की फीलिंग देता है। 3. इन्फ्लेशन के खिलाफ बचाव। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्रॉपर्टी के वैल्यूज और रेंटल प्राइसेस भी बढ़ते हैं, जिससे रियल एस्टेट इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बेहतरीन बचाव बन जाता है। 4. टैक्स बेनिफिट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स कई तरह के टैक्स एडवांटेजेस का फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस और डिप्रिशिएशन के लिए डिडक्शंस। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अवेलेबल विभिन्न प्रकार के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्राइमरी कैटेगरीज हैं। ऑन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। इसमें सिंगल फैमिली होम्स, मल्टी फैमिली प्रॉपर्टीज, अपार्टमेंट्स और कॉन्डोमिनियम्स शामिल हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज यूजुअली बिगिनर्स के लिए समझने और मैनेज करने में इजी होती हैं। 2. कमर्शियल रियल एस्टेट। इस कैटेगरी में ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल स्पेसेस, वेयरहाउसेस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज शामिल हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में टिपिकली हाई कॉस्ट्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, पर ये हाई रिटर्न्स भी दे सकते हैं। अब आइए उन की फैक्टर्स पर डिस्कस करते हैं जिन पर किसी पोटेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का इवैल्यूएशन करते टाइम ध्यान देना चाहिए। 1. लोकेशन। रियल एस्टेट में पुरानी कहावत लोकेशन 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 सच है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, लो क्राइम रेट्स और अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स वाले एरियाज में प्रॉपर्टीज तलाशें। 2. प्रॉपर्टी कंडीशन। प्रॉपर्टी की ओवरऑल कंडीशन का असेसमेंट करें, जिसमें कोई भी नेसेसरी रिपेयर्स या रेनोवेशंस शामिल हैं। अपने पोटेंशियल रिटर्न्स की कैलकुलेशन करते समय इन कॉस्ट्स को कंसिडर करें। 3. कैश फ्लो। प्रॉपर्टी की पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने की पोटेंशियल का एनालिसिस करें। ये डिसाइड करने के लिए रेंटल इनकम, एक्सपेंसेस और होम लोन पेमेंट्स पर विचार करें कि क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा। 4. अप्रिशिएशन पोटेंशियल। एरिया के हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड्स और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर रिसर्च करें। अपकमिंग नेबरहुड्स या रिवाइटलाइजेशन के अधीन प्रॉपर्टीज हायर अप्रिशिएशन पोटेंशियल ऑफर कर सकती हैं। 5. ड्यू डिलिजेंस। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थॉरो ड्यू डिलिजेंस करें। इसमें प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन, लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिव्यू और रियल एस्टेट अटर्नीज, अकाउंटेंट्स और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से प्रोफेशनल एडवाइस लेना शामिल है। रिमेंबर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें पेशेंस, नॉलेज और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एक बिगिनर के तौर पर खुद को एजुकेट करना, दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ नेटवर्क बनाना और एक्सपीरियंस गेन करने और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें कवर की हैं, लेकिन ये तो बस बिगिनिंग है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये एक्सप्लोर करेंगी कि अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से राइट प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो स्टे ट्यून्ड और कीप लर्निंग। अगर आपको इस एपिसोड में कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, एक रिव्यू दें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार तक बिग ड्रीम्स देखती रहिए और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करती रहिए। ये रही प्रिया, आपकी होस्ट। अब साइन ऑफ करती हूँ। साइन।
नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक टू रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। मैं हूं प्रिया और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको आज एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड लेकर आने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। हमने जाना कि ये क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज के एपिसोड में हम और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि सही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे चुनें। रियल एस्टेट मार्केट में अपने लिए परफेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, पर अगर आप कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर ध्यान दें तो ये प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। सबसे पहले लोकेशन पर फोकस करें। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपका गोल होना चाहिए कि आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो लोगों को अट्रैक्ट करे। ऐसे में आपको ऐसे एरियाज की तलाश करनी चाहिए जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो रहा हो। ऐसे लोकेशंस में प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। अगला फैक्टर है प्रॉपर्टी का टाइप और साइज। ये आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आप रेंटल इनकम चाहते हैं तो मल्टी फैमिली प्रॉपर्टीज या अपार्टमेंट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं अगर आपका एम लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन है तो सिंगल फैमिली होम्स या कॉन्डोज की तलाश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का साइज भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो सकती हैं, जबकि बहुत छोटी प्रॉपर्टी से आपको चाहा गया रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा। प्रॉपर्टी कंडीशन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ इन्वेस्टर्स को फिक्सर अपर्स पसंद होते हैं क्योंकि उन्हें कम प्राइस में मिल जाते हैं, पर रेनोवेशन में लगने वाला टाइम और पेस भी कंसिडर करना चाहिए। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स तैयार प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि वो तुरंत रेंट पर दे सकें या फिर बेच सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है फ्यूचर डेवलपमेंट्स का अंदाजा लगाना। आप जिस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आने वाले सालों में क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं? क्या कोई नया बिजनेस आ रहा है? क्या वहां नए स्कूल्स खुलने वाले हैं? ऐसी डेवलपमेंट से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर भी नजर रखें, जैसे कि कैप रेट, कैश ऑन कैश रिटर्न और ग्रोस रेंट मल्टीप्लायर। ये आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। हमेशा नंबर्स क्रंच करें और ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो आपकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती हो। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि राइट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अगले एपिसोड में हम इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस और लोन्स के बारे में गहराई से जानेंगे। तब तक आप इन पॉइंट्स पर विचार कीजिए और अपने लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, ये रही प्रिया साइनिंग ऑफ। वेलकम बैक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। आपकी होस्ट प्रिया एक बार फिर हाजिर है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के एक नए एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से परफेक्ट प्रॉपर्टी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हमने लोकेशन, प्रॉपर्टी टाइप, साइज, कंडीशन और फ्यूचर डेवलपमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बात की। साथ ही कुछ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स का भी जिक्र किया जो आपको सही प्रॉपर्टी चुनने में हेल्प कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम एक क्रूशियल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, फाइनेंसिंग योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंसिंग एक बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चाहे आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हों या फिर एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों, आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट के लिए राइट फाइनेंसिंग ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। आइए विभिन्न फाइनेंसिंग ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं। 1. ट्रेडिशनल बैंक लोन्स। ये सबसे कॉमन फाइनेंसिंग ऑप्शन है। बैंक्स आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का एक हिस्सा लोन के रूप में देती हैं। आपको बाकी का पैसा डाउन पेमेंट के तौर पर देना होता है। इंटरेस्ट रेट्स, लोन टेन्योर और एलिजिबिलिटी अलग अलग बैंक्स में अलग हो सकती है। 2. प्राइवेट मनी लेंडर्स। ये ऐसे इंडिविजुअल्स या कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोन्स देती हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स की तुलना में इनके इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हो सकते हैं, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम स्ट्रिक्ट हो सकते हैं।
ट्रेन, हार्ड मनी लोन्स, ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो मोस्टली प्रॉपर्टी की वैल्यू पर बेस होते हैं, ना कि बोरोवर की क्रेडिट पर। ये लोन्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जिन्हें जल्दी फंड्स चाहिए होते हैं, पर इनके इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई हो सकते हैं। श्योर, पार्टनरशिप्स, कुछ इन्वेस्टर्स पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसमें कई लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस साझा करते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के फंड्स नहीं हैं। 5. REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये कंपनीज होती हैं जो कई सारी इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज खरीदती हैं और उन्हें मैनेज करती हैं। इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं और इस तरह इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब आप डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस के बारे में जान चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे 1. इंटरेस्ट रेट्स। अलग अलग लेंडर्स अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आपको जितना संभव हो उतना कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिले। 2. लोन टर्म्स, लोन की अवधि और रिपेमेंट की शर्तों पर ध्यान दें। ये आपके कैश फ्लो को प्रभावित कर सकती हैं। 3. डाउन पेमेंट, ज्यादातर लोन्स के लिए आपको खुद का कुछ पैसा भी इन्वेस्ट करना होता है। ये आमतौर पर प्रॉपर्टी वैल्यू के 20% के आसपास होता है। 4. क्रेडिट स्कोर, ट्रेडिशनल बैंक लोन्स पाने के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है। अपने क्रेडिट स्कोर पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उसे सुधारने की कोशिश करें। 5. कैश रिजर्व्स, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी कुछ पैसे बचा कर रखना हमेशा अच्छा होता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या इमरजेंसीज के लिए एक अच्छी कैश रिजर्व हमेशा रखें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखा। नेक्स्ट एपिसोड में हम रेंटल प्रॉपर्टीज और हाउस फ्लिपिंग के बीच के अंतर को समझेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकता है। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। याद रखिए, सही फाइनेंसिंग आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अपने ऑप्शंस अच्छी तरह से एक्सप्लोर कीजिए और वाइज डिसीजंस लीजिए। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। ये रही आपकी होस्ट प्रिया, जो अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेगी। टिल देन, टेक केयर। एपिसोड 4, रेंटल प्रॉपर्टीज वर्स फ्लिपिंग, विच स्ट्रेटजी सूट्स यू। नमस्कार रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया और आपका स्वागत है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए विभिन्न फाइनेंसिंग ऑप्शंस और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण कंसिडरेशंस के बारे में विस्तार से जाना। आज के एपिसोड में हम 2 पॉपुलर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, रेंटल प्रॉपर्टीज और हाउस फ्लिपिंग के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही हो सकती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक बड़ा सवाल होता है, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदनी है या हाउस फ्लिपिंग करनी है। आइए समझते हैं इन दोनों स्ट्रैटेजीज के बारे में। रेंटल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें आप खरीदकर किराए पर देते हैं। इससे आपको हर महीने पैसिव इनकम मिलती रहती है। साथ ही समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी अप्रिसिएशन होती है। रेंटल प्रॉपर्टीज को मैनेज करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि आपको टेनेंट्स को हैंडल करना होता है, रिपेयर्स और मेंटेनेंस का ख्याल रखना होता है। दूसरी ओर, हाउस फ्लिपिंग का मतलब है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, उसका रेनोवेशन करें और फिर उसे प्रॉफिट के साथ बेच दें। हाउस फ्लिपिंग से आप कम समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है अगर आपने सही प्रॉपर्टी ना चुनी हो या रेनोवेशन में ज़्यादा खर्च हो जाए तो। हाउस फ्लिपिंग में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होता है। तो अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा सूटेबल है। ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? अगर आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट इनकम चाहिए तो रेंटल प्रॉपर्टी ज़्यादा सूटेबल होगी। अगर आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हाउस फ्लिपिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। आप कितना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं? रेंटल प्रॉपर्टीज़ में डे टू डे मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, जबकि हाउस फ्लिपिंग में शॉर्ट टर्म में बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं? रेंटल प्रॉपर्टीज काफ़ी स्टेबल होती हैं, जबकि हाउस फ्लिपिंग में मार्केट के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आपका स्किल सेट क्या है? अगर आपको
आपको रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का अच्छा नॉलेज है तो हाउस फ्लिपिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं तो रेंटल प्रॉपर्टी ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। इस एपिसोड में हमने रेंटल प्रॉपर्टीज और हाउस फ्लिपिंग के बीच के अंतर को समझा। याद रखिए, कोई एक सही या गलत स्ट्रैटेजी नहीं है। आपके गोल्स, स्किल्स और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी चुनना बहुत ज़रूरी है। अगले और आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लोग आम तौर पर कौन सी गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। प्रिया साइनिंग ऑफ। बाय बाय। हेलो और वेलकम बैक टू द अंतिम एपिसोड ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। मैं हूं प्रिया, योर होस्ट। पिछले एपिसोड में हमने रेंटल प्रॉपर्टीज और हाउस फ्लिपिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की और समझा कि हर इन्वेस्टर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर सूटेड हो सकती है। आज के इस कंक्लूडिंग एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लोग जनरली कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी तो है ही, साथ में काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। कई नए इन्वेस्टर्स कुछ कॉमन पिटफॉल्स का शिकार हो जाते हैं। आइए जानते हैं उन पर और कैसे उनसे अवॉइड किया जाए। लैक ऑफ रिसर्च और प्लानिंग। कई लोग बिना प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के ही इन्वेस्ट कर देते हैं। ये एक बड़ी गलती है। हमेशा भली भांति रिसर्च करें, प्रोफेशनल एडवाइस लें और फिर एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आगे बढ़ें। ओवर एस्टिमेटिंग द रिटर्न। अक्सर लोग ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। ये हमेशा संभव नहीं होता। धैर्य रखें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्वेस्ट करें। अंडर एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस। प्रॉपर्टी को बाय करने के अलावा भी कई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेनोवेशन, टैक्सेस, इंश्योरेंस आदि। इन्हें अनदेखा न करें और इनके लिए भी बजट में प्रोविजंस रखें। नॉट हैविंग इनफ कैश रिजर्व्स। प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद भी कैश रिजर्व्स रखना बेहद ज़रूरी है। ये आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या इमरजेंसीज को हैंडल करने में हेल्प करेंगे। नॉट सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकती है। अपने आसपास प्रोफेशनल्स की एक टीम बनाएं, जैसे एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट, होम इंस्पेक्टर, लॉयर आदि। ये सब आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। लेटिंग इमोशंस ड्राइव डिसीजंस। कई बार इन्वेस्टर्स अपनी इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस ले लेते हैं। ये खासकर तब होता है जब वे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बहुत पसंद कर लेते हैं। हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर लॉजिकल डिसीजंस लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें आप अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी में अवॉइड कर सकते हैं। याद रखिए, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा थरोली रिसर्च करें, अपने फाइनेंसेस को समझें, प्रोफेशनल हेल्प लें और लॉजिकल डिसीजंस लें। मुझे उम्मीद है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग ने आपको इस एक्साइटिंग फील्ड में एक मजबूत स्टार्ट देने के लिए अच्छी जानकारी प्रदान की होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई सीरीज के साथ वापस आएंगे। तब तक ये रही प्रिया आपसे विदा लेती हुई। हैप्पी इन्वेस्टिंग और अपने रियल एस्टेट सपनों को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं। बाय बाय।